दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम सीधे चलते हैं अयोध्या और बात करते हैं उन राजकुमारों के बचपन की और उस प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। ये रामायण के पन्नों से ली गई सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एजुकेशन, डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग का एक मास्टर क्लास है। अब आप खुद सोचिए, अयोध्या के सबसे लाडले राजकुमार जो महलों के मखमली सुख सुविधाओं में पले बढ़े, उन्हें अचानक नंगे पैर चल के भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी? ये विरोधाभास वाकई चौंकाने वाला है ना? अचानक से गुरुकुल के इतने कड़े नियम, आखिर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों जरूरी था? बस यही तो हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, नामकरण और बचपन के खेल। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े राजकुमार के नामकरण की। गुरु वशिष्ठ का इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही दिलचस्प है। राम सुनने में यह सिर्फ 2 अक्षरों का छोटा सा नाम लगता है, लेकिन गुरु वशिष्ठ के अनुसार इसका अर्थ इतना विशाल है कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इसमें समा जाए। ये एक तरह से सुखधाम यानी पूरे विश्व को आनंद देने वाले का प्रतीक है। सोचिए, जन्म से ही इस नाम के साथ कितना बड़ा कॉस्मिक वजन जोड़ा गया था। और सिर्फ राम ही नहीं, बाकी भाइयों की आइडेंटिटी और उनका फ्यूचर पर्पस भी उनके नामकरण के वक्त ही तय हो गया था। जैसे माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जिसका मतलब है जगत का भरण पोषण करने वाला। माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और दूसरे शत्रुघ्न जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठे। एक तरह से देखा जाए तो उनका नाम ही उनके कैरेक्टर और आने वाले कल का पहला लेसन था। लेकिन ये मासूम चंचल बचपन बहुत तेजी से एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो वक्त था जब ये राजकुमार सुबह सुबह आम तोड़ने के लिए साथ धनुष लेकर आपस में कंपटीशन करते थे, खेलते कूदते थे। और वहीं दूसरी तरफ बसंत पंचमी के दिन अचानक उनकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू करने के लिए एक कठोर उपनयन संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। एकदम से बचपन का खेल खत्म। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, गुरुकुल के कठोर नियम। गुरु के आश्रम में कदम रखते ही इन शाही बच्चों को जिस लाइफ का सामना करना पड़ा वो बिल्कुल अलग थी। यज्ञोपवीत पहनकर ब्रह्मचर्य व्रत लेना, सिर का मुंडन करवाना, सब चेंज हो गया। मखमली पलंग छूट गए और अब सिर्फ जमीन पर सोना था। कड़ी धूप हो या बरसात, हर जगह नंगे पैर चलना था। और तो और गुरु के उठने से पहले जंगल से यज्ञ के लिए लकड़ियां लाना इनका डेली रूटीन बन गया। ये सब इसलिए था ताकि आने वाले वक्त में जैसे वनवास की कड़ी चुनौतियां, उनके लिए उन्हें पहले से ही फौलाद की तरह मजबूत बनाया जा सके। अब आते हैं तीसरे और सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, भिक्षाटन और सामाजिक समानता। इस आश्रम का एक नियम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। राजकुमारों को डेली भिक्षा तो मांगनी थी, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों या अमीर परिचितों से भिक्षा मांगना पूरी तरह से स्ट्रिक्टली मना था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे एक बहुत ही शानदार सोशल इंजीनियरिंग काम कर रही थी। असल में इसका मकसद आश्रम में अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल जड़ से खत्म करना था। अगर अमीर बच्चे बिना मेहनत अपने घरों से अच्छी चीजें ले आते तो गरीब छात्रों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना आ सकती थी। गुरुकुल ने ये क्लास डिवाइड पूरी तरह मिटा दिया। उन्हें सिखाया गया कि सर्वाइवल और एजुकेशन किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की, पूरी कम्युनिटी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल सीक्वेंस भी फॉलो किया जाता था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें डायरेक्ट अपना शिष्य नहीं बनाया। ध्यान दीजिएगा, पहले वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के ब्रह्मचारी बने, उसके बाद वज्रधारी इंद्र के, फिर अग्नि देवता के और सबसे आखिर में सूर्य देवता की आज्ञा से वो गुरु वशिष्ठ के शिष्य बने। ये प्रोसेस उन्हें किसी इंसानी टीचर से पहले डायरेक्ट यूनिवर्स की नेचुरल फोर्सेस के साथ जोड़ता था। है ना अमेजिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, शरीर, तत्व और चुंबकीय ऊर्जा का विज्ञान। कोई भी ट्रेडिशनल किताब खोलने से पहले उनका पहला लेसन हेल्थ का था। इंसान का शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों का बैलेंस बनाए रखना सबसे पहली कंडीशन थी। इसके साथ ही सात्विक खाना, शुद्ध माहौल और सही आचरण, ये उनका पहला प्रैक्टिकल लेसन था एक हेल्दी बॉडी और माइंड मेंटेन करने के लिए। वैसे प्राचीन ग्रंथों का ये नेचुरल साइंस वाकई हैरान कर देने वाला है। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को उन्हीं मैग्नेटिक फोर्सेस के साथ लिंक किया जो तारों को आसमान में रोके रखती हैं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि जिस आकर्षण शक्ति से ब्रह्मांड टिका है, उसकी मैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर पर डायरेक्ट असर डालती हैं। इसीलिए फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए सोते वक्त पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स के साथ सही अलाइनमेंट बहुत जरूरी बताया गया था। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे इमोशनल हिस्से पे, भाईचारा और एक मीठी लोरी। आश्रम की सख्त लाइफ और हार्श डिसिप्लिन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत चीज पनप रही थी। अपनी मर्जी से झाड़ू लगाना, कबूतरों को दाना डालना, किसी घायल खरगोश की पट्टी करना या एक हिरनी को बचाना, ये छोटे छोटे काम उनके अंदर सभी जीवों के प्रति बेहद गहरी एम्पैथी और करुणा पैदा कर रहे थे। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, फ्यूचर के इन महान योद्धाओं के उस टफ एक्सटीरियर के नीचे आखिरकार थे तो वो छोटे बच्चे ही ना, जिन्हें घर की याद सताती थी। जब उस अनजान आश्रम में रात होती तो वो बड़ी मासूमियत से गुरु माता के सामने मान लेते थे कि उन्हें अपनी माताओं की बहुत याद आ रही है और उनकी लोरी सुने बिना उन्हें नींद ही नहीं आएगी।
और यहीं पर श्री राम अपने भाइयों के लिए एक बड़े भाई से बढ़कर एक माँ की भूमिका में नजर आते हैं। जब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को घर की याद आती तो राम उस सख्त माहौल में भी एक बेहद मीठी लोरी गाकर अपने भाइयों को सुलाते। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा। ये लोरी सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि इस टफ आश्रम लाइफ में उनके आपस के अनंत प्रेम और केयर का सबसे सच्चा प्रतीक था। तो चर्चा के इस आखिरी पड़ाव पर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। एक तरफ पूरी तरह से एक्सट्रीम, कठोर अनुशासन और दूसरी तरफ इतनी गहरी और कोमल सहानुभूति। इन दोनों के बैलेंस ने ही एक आम बच्चे को आगे चलकर एक महान और करुणावान नेता बनाया। सोच कर देखिए, उस प्राचीन गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम मनोवैज्ञानिक रूप से कितना एडवांस था, जो फिजिकल टफनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों पर एक साथ काम करता था। यही वो सोच है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।